और हूं मैं बाहर कहीं हम आए हुए थे और वहीं से मैं अपना ये सारा प्रोग्राम आपके सामने पेश कर रहा हूं। इन्फॉर्मेशन सारी हमने कलेक्ट कर ली है। नंबर एक तो ये है कि इमरान खान साहब की बहनों की आज भी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाएगी और ये अब रूटीन बनती जा रही है। हम हर चौथे दिन पांचवें दिन आपको जब भी कभी हर हफ्ते खबर आती है, फिर जुमेरात को वजीर आला की मुलाकात नहीं होती और मंगल को फैमिली की मुलाकात नहीं होती और ये लगातार होता चला जा रहा है। लेकिन आज एक डेवलपमेंट हुई है, वो मैं आपको बाद में बताता हूं। लेकिन जो लोग पहुंचे वो बहुत बड़ी तादाद में पहुंचे, खासतौर पे यूथ विंग आई है बहुत बड़ी तादाद में। पंजाब जब निकलता है ना तो एकदम अडियाला जेल के बाहर रश लग जाता है और बड़ी तादाद में पंजाब से भी लोग आए। महर अब्दुल सत्तार को वहां से गिरफ्तार किया गया है। पंजाब में जिन सियासी कारकुनों या सियासी शख्सियात की मैं दिल से इज्जत करता हूं और जिनका एहतराम होना चाहिए, जिनकी बड़ी जबरदस्त एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है, उनमें एक नाम महर अब्दुल सत्तार साहब का है। बड़े शानदार आदमी है, बड़ी लंबी स्ट्रगल करते रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अभी भी वो बहुत एक्टिव हैं। 8 फरवरी के हवाले से काम कर रहे थे। उनको गिरफ्तार करने के लिए फैसला किया गया था कि इन्हें जरूर गिरफ्तार किया जाए क्योंकि वो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है। लिहाजा महर अब्दुल सत्तार साहब को गिरफ्तार किया गया। और ये इस तरह के पॉलिटिकल कारकुन जब गिरफ्तार होंगे जिनका किसी किस्म की किसी गैर कानूनी एक्टिविटी से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा, ये खालिसतन सियासी लोग हैं और सियासी नुक्ता नजर से चीजों को करते हैं, तो महर अब्दुल सत्तार के लिए सबको आवाज उठानी चाहिए। इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात नहीं हुई लेकिन लोग बहुत बड़ी तादाद में पहुंचे। अब नॉर्मली होता क्या है, देखिए सर्दी है और जैसे जैसे रात हो जाएगी, अगर इन्होंने धरना देने का फैसला किया और ये वहां बैठ गए तो जैसे जैसे रात होगी तो लोग कम होना शुरू हो जाएंगे और जिस वक्त फिर सरकार को लगेगा कि ये जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, अगर वो नहीं जाते तो फिर सरकार अपना एक क्रैकडाउन भी कर सकती है, जैसे वो हमेशा करते हैं। कभी पानी मारते हैं, कभी धक्के मारते हैं, कभी गिरफ्तार करते हैं, कभी वादा कर लेते हैं। तो ये इन्होंने चीजें नॉर्मल कर दी हैं पाकिस्तान में। कल को अगर कोई चपेड़े पड़ गई उस्मा बुखारी को या किसी और को, या धक्के पड़ गए या उन्होंने घसीट के गिरफ्तार कर लिया या मरियम नवाज के साथ ये कर दिया, नॉर्मल चीज है। जब अलीमा खानम के साथ हो सकता है 70 साल से ज्यादा उम्र की, तो बाकियों के साथ भी हो सकता है। कल को अगर मरियम औरंगजेब को घसीट के कोई ले गया और उन्होंने गाड़ी में उठा के फेंक दिया, तो ये तो हम होता हुआ देख रहे हैं ना। अगर कल को जरदारी की बेटियों को उठा के वो गाड़ियों में फेंकता है तो ये पाकिस्तान में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने एक रूटीन बना दिया और ये सारे सियासतदान इसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। कल को इनकी अपनी बहन बेटियों के साथ, इनकी अपनी फैमिली के साथ भी यही सारा कुछ होगा जो आजकल पाकिस्तान में हो रहा है। और जो सहाफी आज चुप हैं, जो वकला आज चुप हैं, जो जजेस आज चुप हैं, वो सारे ये बात मेरी याद रखें जो मैं बार बार कहता हूं कि बारी बारी सबकी बारी, आपकी बारी जरूर आएगी। आप खातिर जमा रखिए, आप इससे बच नहीं सकेंगे, आपको इसको फेस करना पड़ेगा। इमरान खान साहब की बहनों ने जो बातचीत की अलीमा खानम ने, एक्चुअली अलीमा खानम पे एक इल्जाम लग गया था और बड़ा फड्डा पड़ गया था पार्टी में। मशाल यूसुफजई ने और शेर अफजल मरवत ने, इन लोगों ने ये इल्जाम लगाया। बार बार ये अलीमा खानम पे इल्जाम लगाते रहते हैं, शेर अफजल मरवत साहब तो खास तौर पे। मशाल यूसुफजई ने यह दावा किया था कि वो जो धरना दिया गया था जुमेरात की रात को, जुमेरात की रात और जुमे का दिन था वो बनता था, आधी रात को जो धरना दिया गया था सुहेल आफरीदी की जानिब से, उस धरने को जो कॉल ऑफ किया गया था जिसपे बड़ा गुस्सा था बहुत सारे कारकुनों को, तो मिशाल यूसुफजई ने बताया कि ये अलीमा खानम ने खत्म करवाया था। उन्होंने ये दावा किया और टीवी चैनल के ऊपर बैठ के उन्होंने ये दावा किया और इस दावे के हक में उन्होंने कहा जी ये मेरी दलील है और मैं बता रही हूं आपको ये ऐसे हुआ है। अब मिशाल यूसुफजई ने ये बात की, इमरान खान साहब की बहन के सामने आज ये बात रख दी मीडिया के लोगों ने वहां पे। तो सोशल मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं वो वहां मौजूद थे, उन्होंने कहा जी ये मिशाल यूसुफजई ने आपके बारे में कहा कि आपने धरना खत्म करवाया। तो अलीमा खानम ने कहा कि टीवी पर बैठकर झूठ बोलने का जो टारगेट मिला है, ये लोग इमरान खान के खैर ख्वाह नहीं है। मिशाल यूसुफजई के बारे में उन्होंने खास तौर पर कहा, उन्होंने कहा जी मैं इसको जवाब नहीं दूंगी, मगर मरवत और ये दोनों एक ही जगह से इन्हें टारगेट मिलता है। एक दिन ना मैं पढ़ रहा था, समीना हमारी जो बहन है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने स्टेटमेंट, उन्होंने कहा जी आप याद रखिएगा कि एक दिन मिशाल यूसुफजई शेर अफजल मरवत का फीमेल वर्जन साबित होंगी। ये समीना पाशा साहिबा ने कहा था। तो आज वो याद भी दिला रही थी कि देखे मैंने तो पहले कहा था। वो बात को ठीक ही लगती है। यहाँ पे तो ये फटा पड़ा हुआ है, इमरान खान जेल में है, उसकी बहनें देखें उसकी रिहाई के लिए आती है ना, सियासत में उनको क्या दिलचस्पी है। माजी में जब इमरान खान वजीर आजम था तो तब भी उन्होंने कोई सियासत के अंदर दिलचस्पी नहीं दिखाई। जब खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब की हुकूमत थी तब भी उन्होंने वहां कोई फायदे नहीं उठाए। तो वो इमरान खान साहब की बहनों का कोई सियासत में इतना इंटरेस्ट नहीं है, उनका अपने भाई में इंटरेस्ट है। तो इस वक्त मेरे ख्याल में इन चीजों से गुरेज करना चाहिए, चाहे वो कोई भी करे। तो अब अलीमा खानम ने भी जवाब दिया और उन्होंने कहा जी इन्हें तो टारगेट मिलता है और एक ही जगह से टारगेट मिलता है, और जो शेर अफजल मरवत है और ये इन्हें एक ही जगह से टारगेट मिल जाता है। और यही बात समीना पाशा ने भी कही थी। तो मिशाल यूसुफजई साहबा ने तनकीद की अलीमा खानम पे। अच्छा, उनको जब
दोबारा पूछा गया तो मशाल यूसुफजई ने कहा ये तो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियो होगी, अलीमा खानम तो सियासी बयान देने से मना किया इमरान खान ने। देखें, इमरान खान किसी को भी सियासी बयान देने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि ये जमहूरियत है, जिसका दिल चाहे जो मर्जी बयान दे। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ये शख्स जो बयान दे उसकी हमारी पार्टी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप ये कर सकते हैं। अब चाहे वो अलीमा खानम है, चाहे कोई एक्स है, वाई है, जेड है, जो बंदा सियासत करना चाहे वो कर सकता है। इमरान खान समेत कोई भी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी, कोई बंदा उसको सियासत से मना नहीं कर सकता, जो भी करना चाहे। हर आदमी की एक इंडिपेंडेंट सोच है, हर आदमी आजादी के साथ अपना बयान दे सकता है, जो उसको लगता है वो कह सकता है। यही आजादी इज़हार राय है और यही जमहूरियत है, ये कर सकते हैं अपनी अपनी बात। हाँ, ये बात है कि पार्टी डिसोन कर सकती है जनाब कि ये जो बयान दे, इस बयान से हमारी पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है, या जरूरी नहीं है कि हमारी पार्टी इस बयान से मुत्तफिक हो। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन इमरान खान साहब ये बंद तो नहीं कर सकते किसी का सियासी बयान देना। ये तो, जो आदमी सियासी नहीं है वो तो फिर जानवर ही है ना। इंसान तो सियासी होते हैं, उनकी तो अपनी एक ओपिनियन होती है और वो उसका इजहार करते हैं। और इजहार राय की आजादी के लिए जब सब आवाज उठा रहे हैं तो अलीमा खानम को भी आजादी होनी चाहिए। अब आप ये कह दें कि उनका जो स्टेटमेंट है वो उनकी जाती राय है, पार्टी की राय नहीं है, लेकिन ये कहना कि वो अब बोल ही नहीं सकती इसलिए कि इमरान खान ने उन्हें मना कर दिया, तो ये नहीं हो सकता। ये तो डिक्टेटरशिप है, ऐसा नहीं होता। वो अपना स्टेटमेंट दे सकती है, पार्टी उस स्टेटमेंट को ओन करे या ओन ना करे वो अलग बात है। बहरहाल सुहेल अफरीदी साहब से एक सवाल हुआ, लेकिन हाँ एक डेवलपमेंट है, वो पहले आपको मैं बताऊं। लंबे अरसे के बाद बुशरा बीबी की बेटी और भाभी की मुलाकात बुशरा बीबी से करवा लेगी। अब ये महीनों के बाद हो रही है, वो बेचारे कोशिश करते रहे, उनकी मुलाकात ही नहीं होती थी। बहरहाल बड़ा कुछ ताल्लुक लगा के कुछ भी करके अब उनकी मुलाकात करवाई गई है बुशरा बीबी की, और उनकी बेटी के साथ और एक भाभी के साथ एक मुलाकात करवाई गई। मुलाकात के अंदर जो इमरान खान साहब के हवाले से खबर बाहर आई वही इंटरेस्टिंग है और उसी में सबकी दिलचस्पी होगी और वही सब लोग जानना चाहते हैं, तो वो मैं आपके सामने रख देता हूं। बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं वो फर्दर आपके सामने आ जाएंगी। इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने बताया कि आंख में इमरान खान साहब के वाकई प्रॉब्लम हुई थी, वैसे उनकी सेहत ठीक है, इमरान खान साहब ठीक है। उनकी जो आंख के अंदर एक इशू हुआ था उस पर डॉक्टर ने इमरान खान साहब को कहा था कि आपका इलाज जरूरी है। फिर पिम्स वाला ऑप्शन जब दिया गया तो इमरान खान साहब ने उसकी खुद इजाजत दी कि ठीक है, आप मुझे पिम्स अस्पताल ले जा सकते हैं और ले जाके मेरा इलाज करवा सकते हैं। और फिर इमरान खान साहब का पिम्स अस्पताल ले जाके वो जो इंजेक्शन वाला प्रोसीजर है वो किया गया। तो ये बात असदुल्ला साहब की जो है वो अब जेल से भी कंफर्म हो गई कि डॉक्टर्स ने कहा था कि पिम्स अस्पताल ले जाके करवाना पड़ेगा प्रोसीजर, और डॉक्टर्स के कहने के ऊपर जब खान साहब को बताया गया तो उन्होंने अलाउ कर दिया और फिर जेल जाकर उनका ये प्रोसीजर किया गया। तो मैं बार बार कहता हूं जिसकी खबर है उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। तो ये असदुल्ला खान साहब की खबर थी, उन्हीं को क्रेडिट मिलना चाहिए। खान साहब की सेहत के हवाले से उन्होंने कहा जी खान साहब की सेहत ठीक है, उनकी आंख जिसका ऑपरेट किया गया या जिसमें इंजेक्शन लगाया गया वो आंख भी ठीक है। सुहेल अफरीदी साहब मुख्तलिफ जगहों पर रोजाना कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं और एक मोमेंटम वो गेन कर रहे हैं, बना रहे हैं। अभी जरगों का एक सिलसिला भी वो शुरू करने वाले हैं, जबकि 8 फरवरी का एक बड़ा जो मसला है वो भी उनके, देखिए स्ट्रीट मूवमेंट ने कोई 8 फरवरी को लॉक नहीं लग गया, ये स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी उनकी जारी रहेगी, ये रमजान में भी होती रहेगी, ये चलता रहेगा मामला। लेकिन 8 फरवरी को एक बड़ा टेस्ट है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कि क्या वाकई अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास या अपोजिशन के पास मुल्क बंद करने की सलाहियत मौजूद है। तो मेरा ये जवाब है कि सलाहियत उनके पास है, ताकत उनके पास है, मोमेंटम उनका बना हुआ है, लेकिन प्लानिंग नहीं है। ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तैयारी बिल्कुल नहीं है। तहरीके इंसाफ से 10 गुना कमजोर पार्टी भी हो ना तो वो मुल्क बंद कर सकती है अगर वो साइंटिफिक बुनियादों पे चले, और जो तरीकेकार है मुल्क बंद करने का उस तरीकेकार के तहत प्लानिंग के साथ, मनसूबाबंदी के साथ, हर बंदे को पता हो उसने क्या करना है, तो फिर मुल्क बंद होता है। और अगर तहरीके इंसाफ से बड़ी भी जमात है और बगैर मनसूबे के जाएगी ना तो एक शहर भी बंद नहीं कर सकती। तो तहरीके इंसाफ का मोमेंटम भी बना हुआ है, ताकत भी बहुत है, पॉपुलैरिटी भी बहुत है, लोग इमरान खान के साथ खड़े भी हुए हैं, लेकिन प्रॉब्लम वहीं पे आ जाती है। प्रॉब्लम आ जाती है कि नीचे ग्राउंड पे वर्किंग नहीं हुई। ग्राउंड के ऊपर जो पार्टी को करना था, हर गली, हर मोहल्ले में, हर कूचे में, हर देहात में, हर गांव में, हर जगह पे जाना था, हर वार्ड के अंदर जाना था, हर यूनियन काउंसिल के अंदर बंदों की ड्यूटियां लगानी थी, सबको पता होता कि किसने कहां पे क्या करना है, वो अभी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन देखिए मनाजिर तो आ जाएंगे, सोशल मीडिया के ऊपर पता चल जाएगा आपको कौन कौन से इलाके बंद हुए, कहां कहां पे पहिया जाम हुआ। वीडियोस बना के हुकूमत भी डालेगी, वीडियोस बना के पीटीआई भी डालेगी। इसका फैसला नहीं होगा कि कामयाब हुए या नहीं हुए, मैं आपको पहले बता रहा हूं। 8 फरवरी को हुकूमती लोग कहेंगे कि हड़ताल नाकाम हो गई, पीटीआई कहेगी हड़ताल कामयाब हो गई।
اصل میں پتا چلے گا دو چیزوں سے. جو امپیکٹ آئے گا نا 8 فروری کو وہ دو چیزوں سے آئے گا. نمبر ایک, یہ جو انہوں نے بسنت کا فیسٹیول رکھ لیا نا لاہور میں, اگر عمران خان کی تصویر والی یا پی ٹی آئی کے جھنڈوں والی یا پی ٹی آئی سے منسلک یا عمران خان سے منسلک پتنگیں بہت بڑی تعداد میں ہوا میں نظر آنا شروع ہو گئی نا, تو پہلا امپیکٹ تو یہ آئے گا اس دن کا. دوسرا, جو رات کے وقت مشال بردار ریلیاں انہوں نے نکالنی ہیں, پاکستان تحریک انصاف نے اور اپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ریلیاں نکالیں گے, اگر وہ بڑے پیمانے پہ بڑی تعداد میں لوگ الگ الگ شہروں میں وہ ریلیاں نکال کے ویڈیوز بھیجنا شروع کر دیں, تو پھر امپیکٹ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا مومنٹم بھی بن جائے گا, حوصلہ بھی بن جائے گا. لیکن ملک بند کرنے کے لیے جو ایک رستہ ہے یہ اس کے اوپر چلے ہیں, پاپولیرٹی مل رہی ہے, بات چیت ہو رہی ہے, لیکن وہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ پاکستان طریقے, اور یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا, میری بہت پرانے بڑے شاندار سیاستدانوں سے اور صحافیوں سے بات ہوئی. میں نے ایک ایک ٹیکنیکل چیز کو سٹڈی کیا. جہاں دنیا میں لوگ لاک ڈاؤن کرتے ہیں, پورا ملک بند کرتے ہیں, یا ملکوں میں اس قسم کے احتجاج ہوتے ہیں, وہاں پہ بھی میں نے سٹڈی کیا. کوئی بھی ماڈل ایسا نہیں ہے کہ آپ اچانک کہیں اور اچانک سے ہی سارا ملک بند ہو جائے. 25 کروڑ کا ملک ہے, آپ نے بند کرنا ہے تو آپ کو ہر گلی, ہر محلے میں, ہر کوچے میں, ہر کریا آپ کو اپنا پیغام لے کر جانا پڑے گا. آپ کو نوجوانوں کی 10 سے 20 لاکھ کی ایک فورس بنانی پڑے گی, ایک بہت بڑی فورس, پرامن فورس, جو ہر جگہ پہ ایکٹیو ہوئے اور ہر طرف سے ملک کو بند کرے. اور ان کے پاس پلان بی, پلان سی بھی ہونا چاہیے. یہ بڑی لمبی چیز ہے, پھر کسی دن ڈسکس کریں گے. بہرحال ایک طالبہ نے سہیل آفریدی نے سوال کیا, 13 سال سے آپ کی یہاں پہ حکومت ہے اور آپ نے کیا ترقی کی ہے, آپ نے کیا دیا صوبے کو؟ اچھا, بڑا جائز سوال ہے. یعنی اگر آپ آزادی اظہار رائے کے حق میں ہیں تو ایک طالبہ نے یہ سوال کیا, اس کا تعلق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو, چاہے وہ سہیل آفریدی اور ان کی پارٹی سے نفرت کرتی ہو, لیکن سوال کرنے کا حق اس کا موجود ہے. تو سہیل آفریدی صاحب نے اس کو بتایا کہ جی آپ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو سے سوال کر رہی ہیں, یہ ہم نے شعور اور ترقی دی ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے, انہوں نے یہ بات کی. پھر کچھ چیزیں انہوں نے بتائی بھی کہ میں نے پشاور کے لیے اتنا پیسہ رکھا. اور دیکھیں سوال بڑا ویلڈ تھا. سوشل میڈیا پہ نا کئی لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں, دیکھیں جی سہیل آفریدی کے خلاف بڑا سخت سوال کر دیا. کئی لوگ کہہ رہے ہیں جی اے این پی کی ورکر تھی یا فلانی ورکر. بھئی جو بھی تھی, اس نے ایک سوال کیا. اس کا سوال کیا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے کون سی ترقی کی. یہ بڑا جائز سوال ہے, یہ بہت درست سوال ہے جو کیا لڑکی نے. اس نے کیا پوچھا طالبہ نے؟ اس نے پوچھا جی مجھے بتا دیں کہ آپ نے کیا ترقی کی ہے. تو آپ نے اس کو یہی جواب دینا ہے کہ جی میں نے اتنے اسپتال بنائے, ہم نے اتنے یونیورسٹیز بنائی, ہم نے اتنے کالجز بنائے, ہم نے اتنے پارک بنائے, ہم نے معدنیات میں یہ کیا, ہم نے اتنے ڈیمز بنائے, ہم نے اتنے رستے بنائے, ہم نے اتنے درخت لگائے, ہم نے اتنا انوائرمنٹ کو سیو کیا, ہم نے صحت کے لیے یہ کیا, ہم نے فلاں چیز کے لیے یہ کیا, معیشت کے لیے یہ کیا, عام آدمی کے لیے یہ کیا, سیلاب متاثرین کے لیے یہ کیا. تو یہ 20-25 پوائنٹ وزیر اعلیٰ کو زبانی یاد ہونے چاہیے, یہ اب انہیں کر لینے چاہیے, کیونکہ یہ فیوچر میں بھی ان سے کوسچن ہوگا. یہ 20-25 پوائنٹ کو پاکستان تحریک انصاف میں ایک بات دیکھ رہا ہوں کہ وہ صرف لڑائی کے موڈ میں ہے, اور وہ بھی الگ طریقے سے لڑ رہے ہیں, ان کا اپنا طریقہ ہے. پاکستان تحریک انصاف صرف اس وقت احتجاجی سیاست کے موڈ میں ہے, لیکن جو خیبر پختونخوا میں انہوں نے پرفارم کیا, جس کی عالمی ادارے بھی تعریف کرتے ہیں, وہ پرفارمنس کی کوئی پروجیکشن انہوں نے نہیں کی. حالانکہ سب سے تگڑا سوشل میڈیا ان کے پاس ہے, اگر یہ پروموٹ کرتے اپنی پرفارمنس تو سب سے بڑھ کے پروموٹ کر دیتے. مریم نواز کی پرفارمنس نہیں ہے لیکن پروموشن بہت زیادہ ہے. یہاں پہ پرفارمنس بھی ہے لیکن پروموشن نہیں. تو اگر جتنی پرفارمنس ہے اتنی پروموشن بھی اس کی کریں تو لوگوں کو یہ سوال نہ کرنا پڑے. لیکن یہ 20-25 بڑے پروجیکٹ, بڑی چیزیں سہیل آفریدی کی فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے, بلکہ پوری کابینہ کی, تاکہ ہر جگہ پہ جہاں پوچھا جائے کہ آپ نے 13 سال میں کیا کیا, تو یہ بتائیں کہ 13 سال میں ہم نے کیا کیا, اس کا جواب دیں اور یہ اس سوال کو اپریشیٹ کریں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ نوجوان سوال کر رہے ہیں, انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. ناظرین, لاہور میں ایک واقعہ ہوا تھا, گٹر میں بچہ گرا تھا. مریم نواز نے اس کے بعد اداکاری کی تھی, بڑی شاندار اداکاری, ان کو ایوارڈ بھی ملنا چاہیے, ہم سٹائل ایوارڈ. لیکن اب ہوا یہ ہے کہ قصور میں ایسا ہی واقعہ ہو گیا, اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوا. کوئی بڑا بندہ انہوں نے پہلے بھی فارغ نہیں کیا, اب بھی نہیں کر رہے, اور قصور والے واقعے پہ بول بھی نہیں رہے. اور مریم نواز کے دور میں اس قسم کے لگ بھگ 10 واقعات ہو چکے ہیں, بچوں کے گٹر میں گرنے کے, ہلاکتیں ہونے کے. یہ واقعات لگاتار ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ ڈرامے باز ہیں, صرف ڈرامے ہی کر کے دکھائیں گے. ایک جگہ پہ انہوں نے ڈرامہ لگا دیا کیونکہ میڈیا نے معاملے کو اٹھا دیا. اب سندھ میں واقعہ ہوتا ہے یا کے پی میں واقعہ ہوتا ہے تو میڈیا اٹھا کے اتنا بڑا بنا دیتا ہے. اب یہاں پہ پنجاب کے اندر واقعہ ہوتا ہے, میڈیا مٹی ڈالنا شروع کر دیتا ہے. یہ بھی پیچھے سوشل میڈیا اگر معاملہ نہ اٹھاتا, انہوں نے تو جھوٹی خبر قرار دے کے معاملہ سارا کا سارا دبا دیا تھا. ناظرین, ایک ٹاؤٹ کا ایک سٹیٹمنٹ آیا, اس نے کہا جی پوری فوج عمران خان سے نفرت کرتی ہے, فوج عمران خان سے بہت نفرت کرتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک آدھے فوجی افسر سے ملتا ہے, 1 2 3 ہی ہوں گے نا.
ये बेचारा जिस फौजी अफसर से मिलता है इसको लगता है यही सारी फौज है। और भाई फौज बहुत बड़ी है, 7-8 लाख बंदा है इसके अंदर, बेशुमार रिटायर फौजी भी हैं। कितने ही फौजियों से हमारा राब्ता होता है, वो बेचारे सर पकड़ के बैठे होंगे, यार ये क्या कर रही है फौज, या हमारी क़यादत ये क्या कर रही है। हमारा सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए, आईन इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन ये जो भी कर रहे हैं इसको लोग पसंद नहीं करते। इमरान खान के साथ 90% से ज्यादा फौजी खड़े हैं। फौजी किसी और दुनिया से नहीं आए, ये हमारे बीच में से हैं। अगर पाकिस्तानी उसके साथ खड़े हैं तो पाकिस्तानी फौजी भी उसके साथ खड़े हैं। ये कैसे हो सकता है कि फौज को आप अलग कर दें या इस मसले से आप बाहर निकाल दें। अब 4 जर्नैल या 2-4 ब्रिगेडियर अगर वो इमरान खान के खिलाफ है तो क्या पूरी फौज ही इमरान खान के खिलाफ हो गई? हाँ, ये आप कह सकते हैं कि फौज की जो कमांड है या कंट्रोल का जो सिस्टम है वो सारा इमरान खान के फिलहाल खिलाफ है, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि कंट्रोल आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं ना। आप ये नहीं कर सकते कि सारी फौज इमरान खान के खिलाफ है, ये टाउटी की एक इंतहा है। वो चल रहा है मामला। खलीफा हफ्तर नाजरीन पहुंच गया पाकिस्तान में। मैंने आपको पहले बताया था लीबिया का एक खलीफा हफ्तार है, उसका एक बेटा है, दोनों जर्नैल है। एक फील्ड मार्शल बना हुआ है, दूसरा जो जर्नैल है वो 35 साल की उम्र में ही उसको लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया उसने, यानी दबा के अपने बेटे को तरक्की दे दी है। अच्छा, 2 हुकूमतें हैं इस वक्त वहां पे लीबिया में। एक हुकूमत वो है जिसे तस्लीम करता है अक़वाम मुत्तहिदा, और एक वो है जिसे अक़वाम मुत्तहिदा तस्लीम नहीं करता। ये जिसको तस्लीम नहीं करता उससे जाकर मिले थे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कि हम इनको हथियार बेचेंगे, और यही वो खलीफा हफ्तार अपने बेटे के साथ GHQ में आ गया, जहां पे आसिम मुनीर साहब ने इसका इस्तकबाल किया। मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि मोहम्मद बिन सलमान को ये कोई पसंद नहीं आएगा। वजह यह है कि थोड़े दिन पहले मोहम्मद बिन सलमान साहब ने बाकायदा खलीफा हफ्तार को वार्न किया था कि सूडान के अंदर जो हथियार पहुंचाए जा रहे हैं और जो मुदाखलत हो रही है वो बंद की जाए। UAE जो है वो खड़ा इस तरफ, और सऊदी अरब जो है उसकी अपनी एक ओपिनियन है, और सऊदी अरब मेरे ख्याल में उसकी जो पॉलिसी है ना वो बहुत ठीक है। वो ये चाहता है कोई किसी के मामले में मुदाखलत ना करे। तमाम ममालिक अपनी सरहदों के अंदर अपने मुल्कों की बेहतरी के लिए काम करें। हमें मुदाखलत की पॉलिसी खत्म करनी चाहिए, ये प्रॉक्सीज नहीं बनानी चाहिए, लड़ाई को बढ़ाना नहीं चाहिए बल्कि लड़ाई को खत्म करना चाहिए, और एक यूनिटी कायम करनी चाहिए। सऊदी अरब का थोड़ा सा इस किस्म का रवैया लग रहा है। तो खलीफा हफ्तार को उन्होंने कहा था, वही खलीफा हफ्तार पाकिस्तान पहुंच गए हैं, और यूनाइटेड नेशन इन्हें तस्लीम भी नहीं करता, लेकिन चले मर्जी है। नाज़रीन, सोराब बरकत साहब को 70 दिन हो गए लगभग, उन्हें नहीं छोड़ा जा रहा, ज्यादती की इंतहा हो गई। लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी जमानत ही खारिज कर दी। उन्होंने कहा नहीं, हम जमानत नहीं दे सकते, इसलिए कि ये पहले इश्तिहारी रहे हैं। भाई इस तरह तो नवाज शरीफ भी इश्तिहारी था, जमानत देने के लिए आप एयरपोर्ट पहुंच गए थे उसको। यानी नवाज शरीफ के लिए कानून कुछ और है, हमारे लिए कुछ और है। नवाज शरीफ ने तो लुटमार की हुई थी, मुल्क को लूटा हुआ था। ये इसने क्या लूटा है? सोराब बरकत ने सिर्फ इंटरव्यू किया है, और इश्तिहारी जिसको आप करार दे रहे हो पाकिस्तान के अंदर था भाई, रोजाना प्रोग्राम कर रहा था, पब्लिक में जा रहा था, ना उसको कोई नोटिस दिया, ना उसको किसी ने बुलाया, इश्तिहारी करार दे दिया पकड़ के पिछली डेटों में, और उठा के उसको उस केस के अंदर हाई कोर्ट कह रही है, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है कि अगर कोई आदमी पहले इश्तिहारी भी रहा है और बाद में गिरफ्तार हो गया है तो उसका वो इश्तिहारी होना बाद में गिरफ्तारी के बाद जब आप जमानत के लिए अप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर असरअंदाज नहीं होगा। लेकिन हाई कोर्ट ने वो फैसला दे दिया, आप अंदाजा करें। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा। हम इंसाफ के लिए परेशान हो गए हैं और ये निजाम हमें इंसाफ फराहम नहीं कर रहा। ये अदलिया ये बात याद रखे कि हर रोज वो बेनकाब हो रही है। अब ये खबर आई है, अब इसकी तस्दीक मैं कर लूंगा, लेकिन ये पता चला कि जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, आफरीदी साहब ने, या आफरीदी, उन्होंने गालिबन ये कहा इनको सलमान अकरम राजा साहब को कि जनाब आप को 1 घंटे के बाद इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट मिल जाएगी। वो नहीं मिली। दोबारा जब राब्ता किया गया तो रजिस्ट्रार ने कहा जनाब के हमने तो कह दिया था, अब नहीं मिली तो हम क्या करें। अगर ये बात सच है और ये खबर ठीक है तो आप क्या करें, आप डूब के मर जाएं और कुछ ना करें। अगर आप अपने फैसले पे अमल दरामद नहीं करवा सकते तो फिर डूब के मर जाओ। और मैं क्या कहूं इसके ऊपर, यानी अगर ये खबर ठीक है, अभी तस्दीक हो जाएगी थोड़ी देर में। मैंने 2 जगह भी ये पढ़ी है, मैंने 1-2 लोगों से राब्ता किया है, मुझे इसकी कंफर्मेशन आ जाएगी। अगर तो ये खबर ठीक है ना तो अगले वीलॉग में बताऊंगा फिर आपको क्या करना चाहिए। महमूद खान अचकजई साहब ने खत लिख दिया वजीर आजम शहबाज शरीफ को और उन्हें खत लिखकर कहा कि इमरान खान साहब के मामले के ऊपर ये ज्यादती बंद की जाए, उनकी मुलाकातें करवाई जाएं।